हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। आई एम योगेंद्र साहू और आज हम करने वाले हैं दो पजल के क्वेश्चंस, दो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। स्पेशली आज का जो सेशन है वो आपका आरआरबी स्केल 1 2020 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए है और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपका आरआरबी पीओ का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर पजल अगर हम देखें तो यहाँ पर गिवन क्या है, सबसे पहले जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, पहला पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है, बहुत जल्दी पढ़ना है। 7 पर्सन है, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग यहाँ पर क्या लिखा है, टेस्ट ऑन डिफरेंट डेज। तो इन्होंने अलग अलग दिन में यहाँ पर टेस्ट दिए। 7 पर्सन है, 7 डेज हैं और हर एक पर्सन ईच ऑफ देम स्कोर डिफरेंट मार्क्स। तो ये इंफॉर्मेशन हमको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और जब भी आपके पास वीक वाले क्वेश्चंस होंगे, डेज वाले क्वेश्चंस होंगे, आप हमेशा डे से सॉल्व करेंगे। और डे जो है पहले आता है मंडे, तो यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ देखिए मंडे टू संडे। कभी कभी आपको संडे टू मंडे भी हो सकता है, क्लियर, और कुछ भी हो सकता है। तो जहां से स्टार्टिंग लिखा है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। ये 7 डेज हो गए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा नेम और इसके जस्ट बाजू में मैं लिखते चलूंगा मार्क्स। आपको यही करना है आपके रफ शीट में, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा हुआ है देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्लियर। इजी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पीओ लेवल की हम बात कर रहे हैं। अंटू टुक द टेस्ट ऑन वेंसडे। तो अंटू जो है वेंसडे को यहाँ पर टेस्ट दी है, तो यहाँ पर नेम में यहाँ पर मैं लिख लिया अंटू। देन लिखा है एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इज एन ऑड नंबर। तो यहां पर वेडनेसडे में ही मैं लिख दिया कि भाई यहां पर जो भी नंबर आएगा ना वो ऑड नंबर होगा। फिर यहां पर लिखा है द वन हु टुक द टेस्ट ऑन फ्राइडे स्कोर्ड 4 मार्क्स। तो जिसने यहां पर फ्राइडे को टेस्ट दिया उसका कितने मार्क्स आया, 4। तो बस यहां पर फ्राइडे के सामने हम 4 मार्क्स लिख लिए। फिर लिखा है ओनली 24 मार्क्स इन टोटल वेर स्कोर्ड बिफोर थर्सडे। थर्सडे के पहले कितने मार्क्स स्कोर हुए हैं टोटल में, 24। तो देखिए थर्सडे से पहले मतलब मंडे, वेंसडे और ट्यूसडे मिला दें, ये 3 दिन, तो इनका टोटल मार्क्स कितना है, 24। क्लियर, यही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय ईच ऑफ द पर्सन who take the test on first 4 days of the week are multiple of 3। first 4 days of a week मतलब क्या हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। ये जो 4 दिन है ना, इनमें जितने भी मार्क्स आए ना सब मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। और एक चीज यहां पर भी था कि ये जो 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो 24 होंगे। क्लियर, ये भी लिखा हुआ है। तो ये जो है यहां तक, ये वेंसडे तक के लिए है। और यहां पर अगर हम बात करें फर्स्ट टू 4 डेज, तो यहां पर जो मार्क्स आएंगे ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये होते हैं मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ओनली 6 मार्क्स वेर स्कोर्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने मार्क्स आए हैं, 6 मार्क्स। तो देखिए भाई ट्यूसडे को 6 मार्क्स आए, ठीक है। और ये मंडे, वेंसडे और ट्यूसडे, ये तीनों मिला के कितना है, 24। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मंडे और वेंसडे जब अगर मैं निकालूंगा तो इनके मार्क्स होंगे ना, मंडे प्लस वेंसडे, इनके जो मार्क्स होंगे ना ये 18 होगा। क्लियर। अब ये मार्क्स 18 होगा, तो 18 है तो क्या क्या मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है, ठीक है। तो क्या क्या मार्क्स हो सकते हैं, देखिए टोटल 18 आना चाहिए इनका मार्क्स, क्योंकि ट्यूसडे को 6 मार्क्स आ चुका है। तो 18 कैसे आ सकता है, अब किसी का मार्क्स 18 हो नहीं सकता। क्लियर, क्योंकि अगर एक का 18 है तो दूसरे का 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर जो नंबर है वेंसडे को वो ऑड आएगा, ठीक है। अब देखिए 18 नहीं होगा, ठीक है। अब सबका डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है, यहां पर लिखा था ईच ऑफ देम स्कोर डिफरेंट मार्क्स, तो 6 मार्क्स भी नहीं आ सकता अब किसी का। तो बचा क्या, देखिए 3, 9, 12, 15। अब देखिए 3 अगर किसी का मार्क्स है तो 18 लाने के लिए एक का पर्सन का मार्क्स 15 भी होना चाहिए। तो 15 + 3 ये हो सकता है, या 3 + 15 ये हो सकता है। क्लियर, मतलब ये मंडे वाले का 15 या फिर 3, वेडनेसडे वाले का भी 15 या फिर 3। अच्छा, अगर किसी का मार्क 9 है ना तो दूसरे का भी 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 + 9 कितना होता है, 18। अगर एक किसी का मार्क्स 9 है तो दूसरे का भी 9 होना चाहिए, बट ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हर किसी का मार्क्स डिफरेंट है, तो 9 और 9 हो सकता। अच्छा, अगर मैं किसी का मार्क्स 12 ले लूं तो दूसरे पर्सन का मार्क्स 6 होना चाहिए। 12 है तो दूसरे पर्सन का मार्क्स 6 होना चाहिए, बट 6 आ ही नहीं सकता क्योंकि ट्यूसडे को ऑलरेडी क्या आ चुका है, 6। तो वेंसडे और मंडे वाले का 6 नहीं हो सकता। इसका यह मतलब हुआ कि मंडे वाले का अगर 15 मार्क्स आया है, ठीक है, तो वेंसडे वाले का 3 आया होगा, और मंडे वाले का 3 आया है तो वेंसडे वाले का 15 आया होगा। ये कैलकुलेशन आपको पहले ही कर लेना है, ये सब कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक्सप्लेन करना है इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे कैलकुलेशंस करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रीता टुक
टेस्ट ऑन सैटरडे एंड शी स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस देन उषा। तो रीता का यहां पर टेस्ट कब दी है, वो सैटरडे को, डायरेक्ट लिख लेते हैं रीता। और यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं एक हिंट बना लिया कि भाई जो रीता का मार्क्स है ना वो उषा से 2 कम है, तो उषा का जो भी मार्क्स होगा उससे 2 कम है रीता का मार्क्स। फिर क्या लिखा हुआ है देखिए, आशा टुक टेस्ट बिफोर टीना। तो सेकंड हिंट ले लिया कि आशा का जो टेस्ट हुआ है वो टीना से पहले है, टीना से पहले। ठीक है, चले नेक्स्ट क्या लिखा है, मैक्सिमम मार्क वेर स्कोर्ड ऑन मंडे। मंडे को मैक्सिमम मार्क्स आया, मतलब जितने भी मार्क्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स मंडे वाले का है। इसका मतलब मंडे को 3 हो ही नहीं सकता, तो आसानी से पता चल गया मंडे को कितना मार्क्स आया होगा, जिस पर्सन का मंडे टेस्ट दिया होगा 15, और यहां पर वेंसडे वाले का कितना आया होगा 3। क्लियर, 15 and 3 ये हमको पता चल गया। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, उषा टुक टेस्ट ऑन थर्सडे। तो उषा का टेस्ट जो है वो कब हुआ है, थर्सडे, तो यहां पर लिख लिया उषा, तो थर्सडे में मैंने लिख के भाई उषा। क्लियर, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे हम, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन में भी ज्यादा समय नहीं लग रहा है। फिर लिखा परी स्कोर्ड ट्वाइस द मार्क्स स्कोर्ड बाय मीनू। मीनू का जो मार्क्स है ना, तो मैं तीसरा हिंट यहां पर जगह नहीं है तो यहां पर बना लेता हूं, आप लाइन से बनाएंगे, जब एग्जाम में आप रफ शीट में सॉल्व करेंगे तो लाइन से बनाएंगे। यहां पर लिखा है कि परी जो मार्क्स लेके आई है उसका मार्क्स मीनू से डबल है, ट्वाइस ऑफ मीनू, मीनू का जो भी मार्क्स होगा उससे डबल है। क्लियर, फिर क्या लिखा है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय मीनू आर 1 लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंटू। अंटू का मार्क्स से 1 कम मीनू का है, अंटू का कितना है 3 है, ये हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मीनू का कितना आया होगा, मीनू का 2 आया होगा, 1 कम है। तो अगर मीनू का 2 आया है तो परी का कितना होगा 4, तो हमको पता चल गया कि परी का कितने मार्क्स है 4 मार्क्स, मीनू का कितना मार्क्स है 2 मार्क्स। क्लियर, तो परी का अगर 4 है तो परी किस में आएगी, फ्राइडे, तो यहां पर लिख लिया परी, क्योंकि 4 मार्क्स वाली फ्राइडे में है तो यहां पर आ जाएगी परी। अब देखिए मीनू का मार्क्स 2 है, ठीक है, तो मीनू कहां आ सकती, देखिए मीनू मंडे में नहीं आ सकती, मीनू ट्यूसडे नहीं आ सकती, तो मीनू कहां आएगी, तो मीनू आएगी संडे को, क्योंकि यहां पर और कोई जगह नहीं है मीनू के लिए, तो मीनू को मैं रख दूंगा संडे। बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, मीनू संडे, और यहां पर मार्क्स कितना है तो वो है 2। क्लियर, आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, द मार्क्स स्कोर्ड बाय उषा वर अन इवन नंबर। तो उषा का मार्क्स इवन नंबर है, ठीक है भाई, उषा का मार्क्स इवन नंबर है, और मुझे पता है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। अब देखिए इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या था, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब देखिए 3 ऑलरेडी आ चुका है, 6 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, 9 हो नहीं सकता क्योंकि उषा का मार्क्स क्या है, इवन है, इवन है भाई उषा का मार्क्स, तो 9 भी नहीं होगा। 15 ऑलरेडी हो चुका है, बचा सिर्फ और सिर्फ क्या 12, तो इसका मतलब हुआ कि उषा का मार्क्स 12 होगा, 12। तो अगर उषा का 12 है और हमको पहला हिंट पता है कि उषा से 2 मार्क्स कम रीता का है, तो रीता का मार्क्स कितना हो जाएगा 10, 12 माइनस 2 10। क्लियर, तो ये हो गया मार्क्स, हमको सबका पता चल गया। और सेकंड हिंट मेरा था आशा का, आशा जो टेस्ट दिए ना टीना से पहले दिए, तो आशा मंडे आ जाएगी और टीना जो है वो कब आ जाएगी, तो वो है ट्यूसडे, तो यहां पर आ जाएगी टीना। तो बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, 2.5 मिनट सफिशिएंट है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उससे ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। क्लियर, दूसरी चीज है स्पीड, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 लाइन 1 टाइम वाला फंडा। किसी भी लाइन को एक बार ही हम पढ़ेंगे, दोबारा किसी भी लाइन को हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपने देखा कि किसी भी लाइन को मैं दोबारा नहीं पढ़ा, और आपको भी यही करना है। जब भी आप पजल बना रहे हो किसी भी लाइन को आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, 1 लाइन 1 टाइम, ये फंडा अपना लो, आराम से क्वेश्चंस, आराम से आप पजल जो है बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है ना, स्टेटमेंट, उसको या तो पुट कर पा ले, और नहीं पुट कर पा रहे हैं तो उसका बना लीजिए हिंट, ताकि दोबारा किसी भी लाइन को हमको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा है, 7 मेंबर्स ए बी डी ई के एल एंड यू फ्रॉम 7 डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से, कंट्री का नाम नहीं पढ़ना है हमको, सिट्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो यहां पर सर्कुलर अरेंजमेंट है टुवर्ड्स द सेंटर, सबके सब कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ। देखिए 7 लोग हैं। क्लियर, जब भी 7 लोग होते हैं आप एक बार जल्दी से 7%, 9%, जब भी ऑड नंबर ऑफ पर्सन वाले आते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, एक बार फटाक से आप चेक कर लो कि भाई कहीं पर एंगल्स तो यूज नहीं हुआ है, कहीं पर 45 डिग्री, 90 डिग्री या 135 डिग्री, ऐसा तो कहीं यूज नहीं हुआ है। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में ऐसा यूज नहीं हुआ है, तो अगर ऐसा यूज नहीं हुआ है तो आप कैसे भी 7% बैठा सकते हो, तो कैसे भी बैठा सकते हो। तो हम क्या करेंगे भाई, जब भी ऐसे आएंगे आपके पास 3 लाइन खींच लो आप। क्लियर,
और 3 लाइन में 6 हो गया और 7वां पर्सन कहीं पर भी बैठा दो और सबके सब कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ। तो जब भी कोई पर्सन अंदर की तरफ देखता है तो आप बस अपने आप को एज्यूम करो कि आप कहीं पर भी कोई भी पर्सन बैठा तो आप अपने आप को एज्यूम करो जो आपका लेफ्ट होगा वही इस पर्सन का लेफ्ट। तो देखिए अगर कोई भी पर्सन अंदर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? और ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। चाहे यहां बैठे, चाहे यहां बैठे, यहां बैठे, यहां कहीं पर भी बैठे, लेफ्ट जो रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा और राइट जो रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो 7 लोग बैठे, ये 7 पर्सन बैठा दिए। लिखा है के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम केनिया। जो केनिया में रहता है, जो भी पर्सन केनिया से बिलोंग करता है उसके थर्ड राइट में के बैठा है। अब देखिए केनिया को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, मैं यहां पर रख दिया, और केनिया के थर्ड राइट। अब देखिए राइट मतलब क्या हुआ, ये राइट और ये हो गया लेफ्ट। ये फर्स्ट राइट, ये सेकेंड राइट और ये थर्ड राइट, यहां पर कौन आ जाएगा, के। फिर लिखा है वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड द पर्सन फ्रॉम यूएस। के और यूएस के बीच में एक पर्सन बैठा है। अब देखिए यहां पर के है, अब यूएस जो है यहां पर भी आ सकता है, यूएस यहां पर भी आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगा। जब भी दो पॉसिबिलिटी बन रहा है तो दो केसेस सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दो केसेस बना लो, उससे आप क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो जैसा डायग्राम इससे पहले बनाए थे वैसे ही डायग्राम बनाओ आप। क्लियर? और जो भी चीज यहां पर हम पुट किए थे पहले वही करेंगे, यहां पर केन्या और यहां पर के। अब देखिए इस केस में यूएस को मैं यहां रख लेता हूं और इस केस में यूएस को मैं यहां रख लेता हूं। तो दो केसेस, यहां पर ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, ये मेरा सेकंड केस हो गया। देखिए जितने केसेस आप बना के सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी सॉल्व होगा, आप कंफ्यूज फिर कहीं पर भी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन पे आते हैं। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम यूएस। जो भी यूएस से उसके थर्ड लेफ्ट में यू है। अब देखिए इस केस की अगर मैं बात करूं, यूएस यहां है तो ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट, यहां पर कौन आ जाएगा, यू। और इस केस की बात करूं, यूएस यहां है तो फर्स्ट लेफ्ट में केनिया हो गया, देन इसके सेकंड लेफ्ट ये हो गया और यहां पर आ गया थर्ड, तो यहां पर आ जाएगा यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, ए हु इज फ्रॉम ब्राजील। मतलब ए कहां से है, ब्राजील से है। सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। तो ए जो है ब्राजील से है, वो किसके लेफ्ट बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट यू के। चलिए भाई यहां पर मैं इसको बना लेता हूं कि यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ए जो ब्राजील से, तो ये है यू। अब यू का इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, यहां पर कौन आएगा, ए जो कहां से है, ब्राजील से। क्लियर? ये बना लिया। और इस केस की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर है यू और यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ए, तो यहां पर ये हो गया मेरा ए और ये कहां से है, ब्राजील से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, ई हु इज फ्रॉम रशिया सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। अब ई जो है वो रशिया से बिलोंग करता है और सेकेंड लेफ्ट बैठा है एल के। अब देखिए एल और ई जो है वो कहां से है, रशिया से, तो ई रशिया से है और एल के कहां बैठा है, सेकेंड लेफ्ट। अब देखिए अगर मैं एल को केनिया की जगह, यहां से मैं चेक करना स्टार्ट करता हूं फर्स्ट केस में, अगर एल को यहां रखा तो सेकेंड लेफ्ट में यूएस आ गया, मतलब ई रशिया यहां नहीं आ पाएगा, इसलिए एल केनिया में नहीं आ पाएगा। अगर एल को मैं यहां रखा तो ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, यहां पर ई जो है ना रशिया, वो हो सकता है। क्लियर? मान लो अगर मैं ई के जगह एल रखता, यहां पर अगर एल रखता तो ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकेंड लेफ्ट में कौन है, यू, तो इसका मतलब एल यहां पर भी नहीं आ पाएगा। यहां पर तो ऑलरेडी के है, यहां पर ऑलरेडी यू है और यहां पर ऑलरेडी ए है, तो एल के लिए और कोई जगह नहीं है। इसका मतलब एल और रशिया फिक्स हो गया, एल, ई और रशिया फिक्स हो गया। अगर इस केस की बात करो, देखिए अगर मैं केनिया की जगह रख दूं एल को तो यहां पर ई आ नहीं पाएगा क्योंकि यू है। तो अगर मैं यहां पर एल को यहां रख दूं तो यहां पर ई नहीं आ पाएगा सेकेंड लेफ्ट में, क्योंकि सेकेंड लेफ्ट में कौन हो गया, ए, तो एल यहां पर भी नहीं आ पाएगा। अच्छा यहां पर तो ऑलरेडी यू है, यहां पर ऑलरेडी ए है, यहां पर ऑलरेडी के है, तो यहां पर मुझे रखूंगा अगर एल को तो सेकेंड लेफ्ट में कौन आएगा, ई रशिया, तो यहां पर भी नहीं आ पाएगा, इसलिए एल यहां पर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके सेकेंड लेफ्ट में केनिया आ गया, हमको चाहिए ई रशिया। क्लियर? तो एल यहां भी नहीं आ पाएगा, इसीलिए एल जो है वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, यूएस का। तो ये फर्स्ट लेफ्ट में केनिया हो गया और सेकेंड लेफ्ट यहां पर कौन आ जाएगा, जहां से एल को हमने हटाया था, यहां पर जाएगा ई जो कहां से बिलोंग करता है, रशिया से। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्या लिखा है, बी इज नीदर फ्रॉम केनिया नॉर फ्रॉम यूके। बी जो है केनिया से भी नहीं है और यूके से भी नहीं है, केनिया से भी नहीं है, यूके से भी नहीं है। तो जहां केनिया है ना, यहां पर मैं क्रॉस कर देता हूं कि यहां पर बी नहीं आएगा। इस केस में भी यहां पर क्रॉस कर देता हूं कि बी यहां पर भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, पर्सन फ्रॉम इंडिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड एल इज नॉट फ्रॉम इंडिया। तो एल जो है ना वो इंडिया से नहीं है, तो यहां पर मैं एल की जगह इंडिया क्रॉस कर दिया, यहां पर
इंडिया नहीं आ सकता, और यहां पर तो एल ऑलरेडी यूएस से बिलोंग करता है, तो यहां पर क्रॉस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया हो ही नहीं सकता। अब यहां पर क्या लिखा है, पर्सन फ्रॉम इंडिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब देखिए बी को मैं कहां कहां रख सकता हूं, क्योंकि बी के राइट में इंडिया वाले को बैठाना है, बी को कहां रख सकता हूं। बी के लिए एक जगह है केनिया वाला प्लेस, क्लियर, दूसरा जगह है मेरा यूएस वाला प्लेस, यही दो जगह है जहां बी आ सकता है। अगर बी को यहां केनिया वाले प्लेस में बैठा दूं तो उसके इमीडिएट राइट में कौन आना चाहिए भाई, बी के इमीडिएट राइट में, तो इमीडिएट राइट में कौन है, ए जो ब्राजील से बिलोंग करता है, तो बी यहां नहीं आ पाएगा केनिया की जगह। और अगर मैं यूएस वाले जगह बैठा दिया बी को, तो इसके इमीडिएट राइट में कौन है, एल, और ये बिलोंग नहीं करता इंडिया से, मतलब बी के लिए तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो बी और इंडिया के लिए जगह ही नहीं है, मतलब फर्स्ट केस मेरा एलिमिनेट हो गया। सेकंड केस की बात करूं तो देखिए बी जो है केनिया में नहीं आ सकता, क्लियर, बी यहां पर केनिया में नहीं आ सकता, तो बी के लिए जगह कहां है, तो बी के लिए सिर्फ एक ही जगह है यहां पर, ये रख दिया बी। और बी के सेकंड सॉरी बी के इमीडिएट राइट बोला है ना, हाँ ठीक है, बी के इमीडिएट राइट, मतलब इमीडिएट राइट में कौन है, के, जो किससे बिलोंग करेगा भाई, फिर इंडिया से, मतलब के की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, इंडिया। अब देखिए फर्स्ट केस यहां पर हमारा एलिमिनेट हो चुका है, सेकंड यहां पर हमारा सही हो गया, यहां पर हो गया बी और यहां पर हो गया इंडिया। अब देखिए कौन कौन हो गया, ए आ गया, के हो गया, बी हो गया, एल हो गया, ई हो गया, यू हो गया, बचा 1%, तो 1% बचा कौन है, डी, तो डी किससे बिलोंग, कहां का होगा, तो वो है केनिया, तो केनिया की जगह हम रख दिए डी। अब देखिए यू के लिए बस यू और बी के लिए यहां पर हमारे पास कंट्रीज अभी डिसाइड नहीं है, मुझे पता है कि जो बी है ना वो यूके से बिलोंग नहीं करता, अगर बी यूके से भी बिलोंग नहीं करता इसका मतलब यू यूके से बिलोंग करेगा, तो यू की जगह यूके रख दिया। और एक कंट्री बच गया यहां पर पेरू, तो ये पेरू से बिलोंग कौन करेगा, वो है बी, तो बी की जगह आ जाएगा पेरू। ये बन गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत आसानी से ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, तो वही एक लाइन को हमको एक बार ही पढ़ना है, और जब भी आपके पास यहां पर ऑड नंबर ऑफ पर्संस वाले सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे, सर्कुलर वाले, तो आपको सबसे पहले एंगल चेक करना है, क्लियर, क्यों एंगल वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम करेंगे, क्लियर, बट यहां पर कहीं पर भी एंगल यूज नहीं हुए तो आप 7% कैसे भी बैठा सकते थे, आप कैसे भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते थे। तो यहां पर जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऐसे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आरआरबी या फिर एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं पीओ लेवल की, क्लियर, तो आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो आप बना तो लेंगे आराम से, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा यहां पर आपका ट्रिकी हो सकता है, इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इतना याद रखेंगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड आप अपनी अच्छी रखिए, प्रैक्टिस भी आप अच्छी रखिए, तो बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 14 पर्सन सिट्स इन 2 पैरेलल रोज, दो पैरेलल रोज में 14 लोग बैठे, 14 पर्सन, in such a way that in row 1 P Q R S T U and V facing south, सबके सब साउथ दिख रहे हैं, while A B C D E F G sitting in row 2 facing north, और ये सबके सब कहां दिख रहे हैं, नॉर्थ। तो दो रो बैठे हैं, ठीक है, ये एक रो ले लिया और ये एक दूसरा रो दे दिया। अब यहां पर टोटल कितने लोग बैठे हैं, 14, तो 7 यहां, तो यहां पर वाले पर्सन को सबके सब यहां साउथ देख रहे हैं, यहां पर पर्सन वाले सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं, और यहां पर बैठे P से V और यहां पर बैठे A से G, कुछ इस तरीके से, क्लियर। चले अब यहां पर क्या लिखा है, देखिए 2 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। एक चीज आपको पता होना चाहिए, कोई भी पर्सन नॉर्थ देख रहा है तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट है वही इनके लिए भी लेफ्ट, जो राइट है वो इनके लिए राइट। बट अगर कोई पर्सन साउथ देख रहा है तो लेफ्ट और राइट चेंज होगा, तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, बस ये बातें आपको पता होना चाहिए। 2 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में दो लोग बैठे हैं, तो ए नीचे वाला पर्सन है या नीचे बैठा है, तो ए यहां बैठा होगा, और इसके ए के दो लोग लेफ्ट में बैठे, तो एक और ये दो, 7 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3, इन लोग को फेस भी किए होंगे, और बाकी 4 इधर होंगे, 4 5 6 और ये हो गया 7, सेम इधर भी 4 5 6 और ये हो गया 7, क्लियर। चले अब यहां पर क्या लिखा है, ए फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। ए उस पर्सन को फेस किया है, इस पर्सन की बात कर रहा है, और ये जो पर्सन है ये यू के थर्ड राइट बैठा है, मतलब इस पर्सन के थर्ड लेफ्ट में यू होगा, तो ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट, यहां पर आ गया यू। तो देखिए यू के थर्ड राइट में कौन आ गया, ए को जो फेस किया है वो पर्सन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड क्यू फेसेस एफ। अब देखिए पहला बात ये बोल रहा है कि U और Q के बीच में दो से ज्यादा है, तो 2 3 4 5 कुछ ये होंगे, दो से कम नहीं होंगे, और Q जो है वो किसको फेस किया है, F को फेस किया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर है U,
तो Q जो है वो यहां नहीं आ सकता, दो हो सकते हैं इनके बीच में, Q यहां नहीं आ सकता क्योंकि Q किसको फेस किया है, F को, और यहां पर कौन है, A, इसका मतलब Q यहां नहीं आएगा। और ये दो जगह तो Q आ ही नहीं सकता, और यहां पर भी Q नहीं आ सकता क्योंकि इनके बीच में दो लोग तो कम से कम है, ठीक है। तो Q जो है या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, जहां पर भी Q आएगा उसके ऑपोजिट में कौन आएगा, F। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, G sits थर्ड टू द राइट ऑफ E, E के थर्ड राइट में कौन है, G, तो ये है E, और ये सब के सब कहां देख रहे हैं, नॉर्थ, तो E के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर कौन आएगा, G, तो E के थर्ड राइट में G है। और आगे लिखा है C sits इमीडिएट राइट ऑफ G एंड फेसेस P, C इमीडिएट राइट है G के, तो ये G है, G का इमीडिएट राइट ये होगा क्योंकि सबके सब कहां देख रहे हैं, नॉर्थ, यहां पर C, और C किसको फेस किया है, C फेस किया है P को, तो C किसको फेस किया है, P को, यहां पर लिख लेते हैं अलग से, क्लियर, C P को फेस किया है। चलिए अब इसको मैं कैसे पुट कर सकता हूं, देखिए अगर मैं E को यहां रख दूं, अब एक चीज देखो, E के राइट में कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4, कम से कम 4 लोग तो हैं, इधर भी पर्सन आ सकते हैं बट 4 लोग तो हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि E जो है ना वो या तो यहां पर आएगा या तो यहां आएगा, इधर आ ही नहीं सकता। अब देखिए अगर मैं E को यहां रख दूं, E को यहां रख दूं तो एक ये पर्सन हो गया, एक दूसरा A हो गया, फिर यहां पर G आ जाएगा और यहां पर C आ जाएगा, और C किसको फेस किया, P, ये हो सकता है। बट अगर मैं E को यहां रख दूं तो E तो यहां आ जाएगा, फिर दो पर्सन बाद G यहां आ जाएगा, फिर C यहां आ जाएगा, बट C किसको फेस किया है, P को, बट यहां पर अगर C आएगा, यहां पर C, तो वो किसको फेस करेगा, U को, इसका मतलब E यहां नहीं आ सकता, तो G और C यहां नहीं आ सकते, और E के लिए और कोई जगह नहीं है। बहुत जल्दी ये सब चीज आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी ऐसे आप ऐसे सिचुएशंस में आप बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत जल्दी ऐसी बातें आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो E यहां आएगा और यहां पर आ जाएगा C। अब देखिए हमको पता है कि Q जो है या तो यहां आता या तो यहां पर आता, ये हमने पहले दिमाग में रखा है, तो ये Q या तो यहां आता है या तो यहां आता है। अब Q यहां नहीं आ सकता क्योंकि Q के ऑपोजिट F है, तो यहां पर तो E आ गया, इसका मतलब Q यहां पर रख दूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, F, क्लियर। अब देखिए P और C भी हो गया, E G C हो गया, P और C को भी हमने रख दिया, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखा है देखते हैं, T sits इमीडिएट राइट ऑफ V, T इमीडिएट राइट बैठा है V के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, T, तो ये V। अब V किसके इमीडिएट राइट में बैठा है, T के, तो T यहां पर आएगा क्योंकि T जो है वो कहां देख रहे हैं इन लोग सब के सब, साउथ, तो ये हो जाएगा राइट, क्लियर, ये राइट है, मतलब V और T कुछ इस तरीके से बैठेंगे। अगर इस केस की बात करूं, ऊपर में दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस खाली चाहिए, लगातार प्लेस खाली सिर्फ यही दो प्लेस है, एक ये और एक ये, और कहीं पर भी लगातार खाली प्लेस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आएगा V और यहां पर आ जाएगा T, क्लियर, तो ये भी पता चल गया। आगे लिखा है D sits इमीडिएट राइट ऑफ B, D जो है वो B के इमीडिएट राइट बैठा है, क्योंकि B नॉर्थ देख रहा है तो ये हो गया इमीडिएट राइट, तो B आएगा फिर D आएगा, दो ही जगह बचा है हमारा, यहां पर आ जाएगा B और यहां पर आ जाएगा D। और आगे लिखा है S doesn't sits adjacent to the person who faces B, जो भी पर्सन B को फेस किया उसके एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट मतलब क्या होता है, उसके अगल बगल में कौन नहीं बैठा है, S, तो ये है B को फेस किया U, मतलब इसके अगल बगल S नहीं होगा, मतलब S यहां नहीं आएगा, तो S जो है इस एंड में आ जाएगा, तो बचा क्या, देखिए P हो गया, Q हो गया, तो बचा R यहां पर आ जाएगा, और इस केस में भी, तो ये हो गया हमारे अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे जिसका आप आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 7 पर्सन R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, अलग अलग फ्लोर में रहते हैं, ईच पर्सन इज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री से भी बिलोंग करते हैं। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, नंबरिंग कर लेना, 7 6 5 4 3 2 1, ये सबसे पहला काम करना है। अलग अलग कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, और 7 पर्संस के नेम दिए हैं, R1 R2 R3, कुछ इस तरीके से, क्लियर। R2 lives 2 floor above the person from Germany who lives on odd number floor। अब देखिए R2 जो है वो 2 फ्लोर ऊपर रहता है, किसके, जर्मनी से, तो यहां पर मैं इसको हिंट बना लेता हूं क्योंकि अभी पुट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पर ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, 1 3 5 कहीं पर भी हो सकता है, तो R2 2 फ्लोर ऊपर रहेगा, किसके, जो पर्सन जर्मनी से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो जर्मनी वाला पर्सन है ना, ये 1 3 और 5 में हो सकता है, ये लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है, पर्सन फ्रॉम यूके लिव्स ऑन 7 फ्लोर, अच्छा 1 3 5 7 जर्मनी कहीं पर भी हो सकता था, बट 7 में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके दो ऊपर तो R2 था, ठीक है। तो पर्सन फ्रॉम यूके लिव्स ऑन 7th फ्लोर, तो 7th फ्लोर में कौन है, यूके से जो पर्सन है, तो यहां पर मैं लिख लिया यूके।
पर्सन फ्रॉम जर्मनी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 1। अब देखिए फ्लोर नंबर 1 में नहीं है, इसका मतलब सिर्फ मेरे पास दो केसेस बचे 3 एंड 5। तो अब मैं दो केसेस को अलग अलग सॉल्व करता हूं कि 3 में भी जर्मनी रख लिया और 5 में भी। तो एक केस लिया, यहां पर मैं रख लिया जर्मनी, क्लियर। और एक केस और ले लेता हूं, इस केस में यूके तो फिक्स है दोनों ही केस में, जर्मनी को मैं रख दूंगा 5 में, ठीक है। दो केसेस हो सकते हैं भाई, जर्मनी 5 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। चलिए इसको मैं यहां पर बना लेता हूं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए हमको। अब जर्मनी से दो ऊपर यहां पर R2 है, तो ये जर्मनी है। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी किसमें है, थर्ड में, तो ये फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ में कौन आ जाएगा, R2। सेकंड केस की बात करूं तो यहां पर जर्मनी फिफ्थ में है, मतलब R2 जो है वो कहां आ जाएगा, तो वो है सेवेंथ में। चलिए आगे क्या लिखा है, R4 इज फ्रॉम यूएस एंड लिव्स अबोव 1 फ्रॉम जर्मनी। R4 यूएस से है और किसके ऊपर रहता है, जर्मनी के ऊपर। इमीडिएट ऊपर नहीं लिखा है, अबोव द 1 फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी के ऊपर कहीं पर भी रहता है। अगर मैं इस केस की बात करूंगा, फर्स्ट केस की, ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखो ये R4 यूएस जो है वो 4 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है। बट अगर मैं सेकंड केस की बात करूंगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आ सकता है, वो है 6। तो यहां पर मैं रख दूंगा यूएस और यहां पर आ जाएगा R4। और इस केस में यहां पर R4 यहां पर भी आ सकता है, क्लियर, और R4 जो है यहां पर भी आ सकता है। चलिए आगे लिखा है R7 लिव्स 3 फ्लोर बिलो R4 एंड डजंट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर। अब देखिए R7 ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहता, बट R4 से 3 नीचे रहता है। अगर R4 को मैं 4 में रख दूं तो इसके 3 नीचे मतलब 1 आ गया, और यहां पर मुझे R7 को रखना पड़ेगा, बट यहां पर R7 नहीं रहता, इसलिए R4 यहां नहीं आएगा। इसका यही मतलब हुआ कि R4 जो है वो कहां पर फिक्स हो जाएगा, 6 में, और इससे 3 नीचे, तो 5 4 3 में कौन आ जाएगा, R7। और अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो R4 तो ऑलरेडी 6 में है, तो इसके 3 नीचे 5 4 3, यहां पर क्या आ जाएगा, R7। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, पर्सन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया lives 3 floor above R5, R1 lives immediately above R5 who is from Argentina। ये पूरा का पूरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो पर्सन है वो 3 ऊपर रहता है R5 के। तो यहां पर मैं बना लेता हूं कि R5 से 3 ऊपर 1 2 3, यहां पर कौन रहता है, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। और R1 lives immediately above R5, तो R1 जो है R5 के इमीडिएट ऊपर रहता है। Who is from अर्जेंटीना, हु किसके लिए, R5 के लिए, मतलब R5 जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, वो है अर्जेंटीना। अब मुझे इसको रखना है एक साथ, क्लियर। और आगे क्या लिखा है देखिए, R1 इज नॉट फ्रॉम जर्मनी एंड R3 इज नॉट फ्रॉम यूके। मतलब R1 जो है ना वो जर्मनी से बिलोंग नहीं करेगा, ये लिखा है। चलिए अब इसको मैं पुट करता हूं। अच्छा R3 जो है यूके से नहीं है, इसको भी लिख लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो, बाद में काम आएगा, ठीक है। अब R5 R1 देन एक पर्सन देन ऑस्ट्रेलिया, मुझे इसको इस तरीके से रखना है। अब देखो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो R1 और R5 को सिर्फ मैं 1 एंड 2 में ही रख सकता हूं, क्लियर, क्योंकि और कहीं पर भी लगातार प्लेस खाली नहीं है, ठीक है। और R5 जो है अर्जेंटीना से बिलोंग करता है, ये हो गया। सेकंड केस की बात करूं तो सेकंड केस में मैं R5 R1 को 2 और 1 में भी रख सकता हूं और 5 एंड 4 में भी रख सकता हूं, बट 5 एंड 4 में इसलिए नहीं रख पाऊंगा क्योंकि R1 जर्मनी से बिलोंग नहीं करता। अब 4 में अगर मैं R5 रख दूं तो जर्मनी यहां पर R1 को रखना पड़ेगा, बट जर्मनी से बिलोंग नहीं करता। इसका यही मतलब हुआ कि R5 जो है दोनों ही केस में 1 में रहेगा और R1 जो है दोनों ही केस में सेकंड में रहेगा। R5 जो है वो अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। तो ये हमने पूरा लिख लिया। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है R5 के 3 ऊपर है, तो यहां पर R5 1 में है दोनों ही केस में, तो ऑस्ट्रेलिया कहां आएगा, 4th में। तो ऑस्ट्रेलिया दोनों ही केस में 4th में रख दूंगा मैं, क्लियर। इसके अलावा और कोई प्लेस नहीं होगा, ये हो गया। आगे क्या लिखा है देखिए, R3 लिव्स अबो R6, R3 R6 के ऊपर रहता है, R3 R6 के ऊपर रहेगा। और लिखा है पर्सन फ्रॉम फिनलैंड लिव्स अबो द 1 फ्रॉम ब्राजील। तो जो भी पर्सन फिनलैंड से है वो ब्राजील के ऊपर रहता है। इमीडिएट ऊपर नहीं लिखा है, हो सकता है ये पॉसिबल है, बट इमीडिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। R3 R6 के ऊपर रहेगा और फिनलैंड जो है ब्राजील के ऊपर रहेगा, ये लिखा है। अब देखिए यहां पर एक और चीज था कि R3 यूके से बिलोंग नहीं करता, ये भी है हमारे पास, क्लियर। 3 चीजें हैं हमारे पास, R3 यूके से बिलोंग नहीं करता। चलिए R3 और R6 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो R3 R6 के लिए कौन कौन सा जगह, देखिए यहां पर R5 है, ये R1 है, ये R7 है, ये R2 और ये R4। अब R3 ऊपर R6 नीचे, इसका मतलब यही हुआ कि यहां पर R6 को रखना पड़ेगा, यहां पर R3 को, बट R3 यूके से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब फर्स्ट केस मेरा कैंसल आउट हो गया,
क्लियर, क्योंकि और कोई प्लेस बचा ही नहीं। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो देखिए R5 यहां है, R1 R7, तो सिर्फ यही दो प्लेस बचा है, तो यहां पर आ जाएगा R6 और ये हो जाएगा R3। क्लियर। अब फिनलैंड ब्राजील के ऊपर रहता है, अब मेरे पास दो ही जगह बचा है फिनलैंड और ब्राजील के लिए, तो फिनलैंड ऊपर है तो 3 में और ब्राजील नीचे है तो 2 में। तो कुछ इस तरीके से यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है जब आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप पीओ की तैयारी कीजिए, क्योंकि पीओ की जब आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लर्क तो डेफिनेटली निकल ही जाएगा। जब आप हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इजी लेवल के क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो आप अगर दोनों एग्जाम दिलाने वाले हैं तो मैं बोलूंगा कि आपको अलग से क्लर्क की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप पीओ लेवल की तैयारी कीजिए। क्लर्क का क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। और इसी लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, मॉडरेट लेवल का। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस भी आपके कभी कभी आपके पास एग्जाम से पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा इजी है, तो आप जब ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो इजी क्वेश्चंस भी आपसे बन जाते हैं। बट आप सिर्फ इजी लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करोगे और आपके पास मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ गए जो हायर लेवल के हो, थोड़े से मॉडरेट लेवल के हो, जिसको बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम में आप परेशान हो जाएंगे, आपसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इजी लेवल के क्वेश्चंस तो आपसे बन ही जाएंगे। तो होप सो मेरा ये सेशन आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो, और जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका वो कंफ्यूजन जो है डेफिनेटली दूर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।